हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 16, तुम्हारी मुझ पर गंदी नजर है। अब आगे। अंबिका जैसे ही अंदर पहुंची, सामने का नजारा देखते ही उसकी एक चिक निकल गई। वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली और घबरा कर बोली, मिस्टर रुद्रांश, ये आप कैसी हालत में है? उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश उसकी चीख सुनकर अपनी भौहें चढ़ा दिया और दूसरे पल उसने बाथरोब लपेटते हुए गुस्से के साथ कहा, क्या तुम आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी? क्या तुम्हारे पास यही मैनर्स है? अंबिका थोड़ा सा हिचकिचा गई और उसका चेहरा भी लाल हो गया था। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रुद्रांश, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने दरवाजे को नॉक किया था पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए मैं अचानक से चली आई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश गुस्से के साथ बोला, तुम पहले मेरा फायदा उठा चुकी हो और अब तुम मुझे देख सकती हो, मैंने अपने आप को कवर कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अंबिका का मुंह बन गया। वो तुरंत पीछे मुड़ी और गुस्से से रुद्रांश को देखकर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैंने कब आपका फायदा उठाया? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, आंखों से। ये सुनकर अंबिका अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, What do you mean? मैंने कब अपनी आंखों से आपका फायदा उठाया है? उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में रुद्रांश ने भी गुस्से के साथ कहा, कुछ देर पहले तुमने मुझे उस कंडीशन में देखा जिस तरह से कोई नहीं देखा, तो जाहिर तौर पर तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम जानबूझकर मेरे कमरे में आई हो। मैं तुम जैसी लड़कियों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ। लेकिन तभी अंबिका तुरंत रुद्रांश की बात बीच में काटते हुए बोली, पहली बात तो आप ये बार बार मुझ जैसी लड़की कहना बंद कीजिए, क्योंकि मुझ जैसी लड़की ही आपके बेटे का इलाज कर रही है, वरना कोई भी दूसरी डॉक्टर 1 से 2 दिन यहाँ टिक नहीं पाती। और दूसरी बात, आप खुद को क्या कोई महान इंसान समझते हैं? आपको क्या लगता है आपकी फिजिक्स बॉडी इतनी ग्रेट है कि मैं उसे देखने के लिए पागल हो रही थी, इसलिए मैं ऐसे चली आई? उद्धरण चिन्ह। इसे सुनकर रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, ऑफ कोर्स मेरी मस्कुलर फिजिक्स सबसे ग्रेट है। कोई भी ऐसे देखकर अट्रैक्ट हो सकता है जैसे कुछ देर पहले तुम। कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। तो वही अंबिका ये सुनकर हैरान थी। उसे आज पता चल रहा था कि रुद्रांश अग्निवंशी जैसा इंसान इस तरह का भी हो सकता था। उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, मैं आपके बेटे का इलाज करने आई हूँ। इसके अलावा मेरा आपसे या आपकी इस महान बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में रुद्रांश ने अब सर्द आवाज में कहा, क्या ये मेरे बेटे का कमरा है या फिर यहाँ मेरा बेटा रहता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंबिका ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए, आपको सार्कास्टिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये आपका ही कमरा है और यहाँ आपका बेटा नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। तो रुद्रांश ने दांत पीसकर कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। तो तुम किसकी इजाजत से यहाँ पर आई? जब मैंने तुम्हें रूल फॉलो करने के लिए कहा था तो तुम कोई भी रूल फॉलो क्यों नहीं करती? उसमें सबसे बड़ा रूल ये था कि तुम मेरे कमरे के आसपास भी नहीं आओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सारी बातें सुनकर अब अंबिका फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपके कमरे में ऐसे चली आई, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे अनिरुद्ध के बारे में पूछने के लिए आई थी। इसके अलावा मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और अब अगर आप समझ पाते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उसकी ये बात सुनकर रुद्रांश ने सर्द आवाज में कहा, मेरे बेटे के बारे में क्या जानना है तुम्हें? क्या मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें पहले ही उसकी कंडीशन के बारे में नहीं बता दिया था? यू नो वॉट, तुम जानबूझकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो। पहले तुम मेरे घर में घुसी और अब मेरे कमरे में घुस गई। क्या इरादे हैं तुम्हारे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंबिका को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रांश कहना क्या चाहता था।
उसने जबरदस्ती घर में उसे एंट्री दी और अब वो उस पर ऐसे इल्जाम लगा रहा है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो और वो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान हो। अंबिका कुछ सेकंड तक रुद्रांश को देखते रही और फिर हंसने लगी। उसे हंसते देख रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, कहीं तुम मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो? आई थिंक पहले तुम्हें खुद का इलाज करना चाहिए, उसके बाद मेरे बेटे के इलाज करना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अंबिका ने बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहा, इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि आपको है, क्योंकि आपकी जिस तरह की मेंटालिटी है उस तरह से तो कोई भी आपके साथ काम नहीं कर सकता, और खासकर मुझ जैसी एक शरीफ लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ ज्यादा ही खुद से प्यार और गलतफहमी रहती है। आपको क्या लगता है आप दुनिया में बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव इंसान है जिसके आगे पीछे मैं घूमती फिरूंगी? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने मुझे हायर कर लिया है तो आपने मुझे खरीद लिया है? आपकी जो मर्जी आएगी वो आप मुझे कहेंगे और मैं बस सुनती रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो गुस्से से अब रुद्रांश की तरफ बढ़ी और अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अगर आपको ऐसा लगता है तो लेट मी क्लियर, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे आगे अगर आप जैसे 10 लोग खड़े हो जाए तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस गलतफहमी में जीना बिल्कुल छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो गुस्से से वहां से जाने लगी तो रुद्रांश उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया था। लेकिन तभी रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। तुम यहाँ मुझे सिर्फ देखने ही आई थी और मेरा फायदा उठाने आई थी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई बात होती तो तुम ऐसे बिना पूछे यहाँ से ना जाती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अंबिका के चलते कदम रुक गए और अब वो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रांश ना तो आगे की तरफ चल रहा था नहीं पीछे की तरफ चल रहा था, वो तो बीच में ही खुद को सेल्फ ऑब्जेक्ट समझकर बैठ गया था। लेकिन आखिर में गहरी सांस लेकर अंबिका ने कहा, मिस्टर रुद्रांश, सबसे पहले तो आई एम सॉरी। ये आखिरी बार है जब मैं आपके कमरे में आई हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं कभी आपके कमरे में नहीं आऊंगी। और सेकंड बात मुझे ये करनी थी कि क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आखिर अनिरुद्ध की हालत ऐसी कब से होने शुरू हुई थी? एक्चुअली में मुझे सब कुछ जानना है। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अनिरुद्ध की ऐसी हालत है। प्लीज, अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बताएं, इससे उसके इलाज में हेल्प होगी। क्योंकि जब तक मुझे उसके बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तब तक मैं चाह कर भी अपना काम नहीं शुरू कर सकती। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश ये सुनकर टेबल की तरफ बढ़ा। उसने टेबल पर रखा वाइन ग्लास को उठाया और वो वाइन की शिप लेते हुए बोला, तो तुम्हें बेसिकली मेरी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, राइट? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, नहीं, मुझे सिर्फ अनिरुद्ध की अतीत के बारे में जानना है। उसका आपकी पास्ट लाइफ से क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, जाहिर तौर पर जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अतीत में ऐसा क्या हुआ था और वो मेरी जिंदगी में कैसे आया तो उससे मेरा भी अतीत तुम्हारे सामने आएगा और तुम वही जानने की कोशिश कर रही हो। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? उद्धरण चिन्ह। अब अंबिका को समझ नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे। उसने अभी तक ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और ना ही उसने ऐसा कुछ सोचा था। लेकिन रुद्रांश की ऐसी बातें सुनकर अब अंबिका को समझ आ गया था कि वो रुद्रांश से कुछ नहीं जान पाएगी। इसलिए उसने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रुद्रांश, मेरी गलती है कि मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए आई। अब मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अब वो बिना वहां वक्त गंवाए निकल गई। इधर रुद्रांश उसे जाते देख हल्का सा मुस्कुरा दिया और वाइन पीने लगा। इधर दूसरी तरफ अंबिका गुस्से के साथ अपने कमरे में आती है। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चलते हुए बोली, क्यों? आखिर क्यों मैंने इस काम के लिए हाँ बोला? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस काम के लिए तैयार हुई? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता कर लेना चाहिए था कि रुद्रांश अग्निवंशी आखिर किस तरह का इंसान है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो बेड पर बैठ गई।
कुछ देर तक फ्रस्ट्रेटेड रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, अंबिका तुम फ्रस्ट्रेट मत हो। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें अभी यहाँ काम करना है। तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो अब कुछ सोचने लगी और बोली, पर अब मैं अनिरुद्ध के अतीत के बारे में कैसे पता लगाऊं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए फिर से उसके दिमाग में असिस्टेंट रवि का ख्याल आया, जिसका ख्याल आते ही उसने कहा, अब सिर्फ असिस्टेंट रवि इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। फिर इसके लिए मुझे उन्हें चाहे जितना फोर्स क्यों न करना पड़े। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो फिर से वहां से बाहर निकल गई और सीधे अनिरुद्ध के कमरे की तरफ चली गई। शाम का वक्त था। एक फेमस होटल में बाहर के वीआईपी एरिया में सोफे पर एक इंसान एक्सपेंसिव सूट में बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी वहां पर असिस्टेंट रवि आते हुए उस इंसान से बोला, मिस्टर सम्राट। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने आवाज सुनकर अपना सिर ऊपर उठाया और वो असिस्टेंट रवि को देखकर बोला, क्या मिस्टर रुद्रांशा गए? असिस्टेंट रवि ने अपना सिर हिला दिया और बोले, जी वो अंदर है, आप चलिए, आप उनसे मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और वो अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर सोफे पर गई, जहां इस वक्त रुद्रांश पैर पर पैर रखे डिसेंट वे में बैठा अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तो रुद्रांश को देखते ही सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो रुद्रांश की तरफ आया और अपना हाथ आगे बढ़कर बोला, मिस्टर रुद्रांश, नाइस टू मीट यू। रुद्रांश ये आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और फिर एक नजर उसने उसके हाथ को देखा और बोला, हेलो मिस्टर सम्राट उसके सामने बैठ गया और बोला, थैंक यू, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इस डील में अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो शायद ही मैं उसे हासिल कर पाता। उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में रुद्रांश भी हल्की स्माइल के साथ बोला, कंग्रेचुलेशंस। ये सुनकर सम्राट ने नासमझी में कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रुद्रांश ने अब बिना किसी भाव के साथ कहा, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल गई, इसके लिए मैं आपको कांग्रेट्स कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सम्राट के चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दूसरे पल कहा, अभी मुझे वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से नहीं मिली है, अभी भी उस पर असली हक किसी और का है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मुझे उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हासिल हुई है, बहुत जल्द उस पूरी प्रॉपर्टी पर भी मेरा राज हो। उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने कहा, इसकी वजह भी आप ही है, सो थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रुद्रांश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, लेकिन इसमें मैंने आपकी कोई मदद नहीं की। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रुद्रांश अब खामोश हो गया। तभी सम्राट अपनी जगह से उठते हुए बोला, अभी मुझे चलना होगा, मैं आपसे फिर मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में रुद्रांश अपनी जगह से उठते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास आपसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सम्राट के चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो गई और रुद्रांश असिस्टेंट के साथ वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही सम्राट ने एक जोरदार लात टेबल पर मारी और गुस्से से बोला, रुद्रांश अग्निवशी, बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ तो मैं झुक गया? हरगिज नहीं, तुम्हारे आगे तो मैं कभी नहीं झुकूंगा। बस एक बार मेरे पास मेरी पूरी इज्जत आ जाए, उसके बाद देखना मैं कैसे इस दुनिया पर राज करता हूँ। तुमसे भी बड़ा इंसान बनूंगा मैं, लेकिन इन सब के लिए मुझे सबसे पहले उसे वापस यहाँ बुलाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वो कार में बैठा और उसने किसी के पास कॉल डायल किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, शेरा कहाँ हो तुम? काफी वक्त हो गया तुमसे मिले, चलो फिर से मुलाकात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ उधर से शेरा ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही सम्राट के चेहरे पर एक अजीब शातिराना मुस्कुराहट आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। कौन है ये सम्राट?
और क्या होने वाला है अब आगे। चैप्टर 17, वो खुद को टॉर्चर करता है। अब आगे। अग्निवंशी पैलेस में। रात का वक्त। इस वक्त अंबिका अपने हाथ में डिनर की प्लेट लिए अनिरुद्ध के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो अंदर जाने से पहले कुछ सोच रही थी। उसने अपने दूसरे हाथ में एक मेडिसिन का छोटा सा पैकेट ले रखा था। उसे देखते हुए उसने कहा, मुझे अब रेगुलर इस मेडिसिन को अनिरुद्ध को खिलाना ही होगा। ये उसके मन को शांत रखने की कोशिश करेगी और मुझे अनिरुद्ध से बताना होगा कि अब हमें कल से मेडिटेशन भी करना होगा और उसे मुझे बाहर वॉक पर भी लेकर जाना होगा। तभी वो बाहर एनवायरनमेंट को देख पाएगा, वरना वो हमेशा किसी एक कमरे में जंजीर से बंद कर रह जाएगा। ये सब कहते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर सीधे बेड के नीचे की तरफ चली गई, जहां पर इस वक्त अनिरुद्ध बैठा हुआ था और उसके हाथ में जंजीर अभी भी बंधी हुई थी। अंबिका उसके पास आई और धीरे से बोली, बेटा क्या आप मुझे सुन रहे हो? मैं आपके लिए डिनर लेकर आई हूँ और आप मुझे मुझे आज बता दीजिएगा कि आपकी मनपसंद खाने में क्या क्या चीज होती है। मैं कल से आपके लिए वही बनाऊंगी, ओके। ये कहते हुए वो बहुत ही धीरे से जमीन पर बैठ गई और बेड के नीचे देखने लगी। उसने जब नीचे देखा तो इस वक्त अनिरुद्ध अपने चेहरे को घुटनों के नीचे छुपाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर अंबिका को बहुत बुरा लगा। वो फिर से बोली, अनिरुद्ध बेटा आप मुझे सुन रहे हो ना? देखो कल हमने जो डील की थी, कहीं तुम उसके बारे में भूल तो नहीं गए? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपके डैड को सबक सिखाऊंगी और इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और स्ट्रांग आप तभी बनोगे जब आप अपने मनपसंद की चीज खाओगे। जैसे कि अभी मैंने जो डिनर बनाया है उससे आप बहुत हेल्दी हो जाओगे, इसलिए इसे खा लो और कल मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। एक्सरसाइज करने से आपकी मसल स्ट्रांग होगी, जिससे आप अपने डैड से फाइट कर पाओगे और फिर हम जीत जाएंगे। ये कहते हुए वो धीरे से अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ ली। अनिरुद्ध बिल्कुल खामोश था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। अंबिका ने धीरे से उसे बेड से नीचे बाहर की तरफ खींच लिया। बाहर आते ही उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर मानोगे, क्योंकि जैसे आपके डैडी ने आपके साथ गलत किया है, वैसे उन्होंने मेरे साथ भी गलत किया है, और हम दोनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अब मेरा साथ देना होगा, और मेरा साथ देने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक स्ट्रांग टीम की जरूरत होगी। ये सब कहते हुए वो धीरे धीरे अनिरुद्ध को खाना खिला रही थी और अनिरुद्ध चुपचाप खा भी रहा था, जिसे देखकर अंबिका ने मन ही मन स्माइल के साथ कहा, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि अनिरुद्ध मेरी बात समझता है, अब मेरी बात सुन भी रहा है, और फिर बहुत जल्द मैं इसे ठीक भी कर दूंगी। ये कहते हुए उसने अब अनिरुद्ध को पूरा डिनर करा दिया। दिन होते ही अनिरुद्ध फिर से बेड के नीचे जाने लगा, लेकिन तभी अंबिका ने उसे सीधे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। ये देखते ही अनिरुद्ध ने गुस्से से लाल आंखों के साथ अंबिका को देखकर बोला, चली जाए यहाँ से। ये सुनते ही अंबिका ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, क्या भूल गए, हमें एक स्ट्रांग टीम की जरूरत है, और आप ऐसे जमीन पर सोकर स्ट्रांग नहीं बनेंगे। आपके बेड पर अच्छे से सोना है और अच्छी नींद लेनी है, इसलिए अब आप चुपचाप सो जाओ। ये कहते हुए वो जैसे ही उसे छूने को हुई, उसी वक्त अनिरुद्ध ने अंबिका को जोर से धक्का दे दिया। अंबिका संभाल नहीं पाए और वो एक बार फिर से जमीन पर जा गिरी। तभी अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, आपको मेरी बात समझ नहीं आती? जब मैंने आपसे मना किया था कि आप मेरे पास मत आइए, तो आप क्यों मेरे पास हर वक्त आने की कोशिश करती है? अंबिका थोड़ा हड़बड़ा गई, वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मैं तो बस आपको सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर अनिरुद्ध लंबी लंबी सांस लेने लगा, जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो छोटा था, लेकिन अंबिका को उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने बच्चों को बहुत ही प्यार से हैंडल कर लिया था। पर एक अनिरुद्ध ही ऐसा बच्चा था जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी इस काम से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि वो जब जब अनिरुद्ध को टच करती थी उसे एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई पराया नहीं, उसका अपना हो।
पर उसे ऐसा महसूस क्यों होता था वो समझ नहीं पाती थी। तभी अंबिका ने गहरी सांस लिया। वो मुस्कुराकर बोली, आपको पता है कल मैं आपको इस कमरे से बाहर लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही अनिरुद्ध, जिसने अपनी आंखें बंद कर दिया था, एक बार फिर से उसकी आंखें खुल गई। गुस्से से बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, आपके कहने से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगी। वो जगह बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने रीमा आंटी से सुना है आप काफी वक्त से कमरे से बाहर नहीं निकले। आपको नहीं पता, लेकिन कमरे के बाहर भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। आप जब वहां जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर उसने धीरे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर किया। ये सब सुनकर अनिरुद्ध अब चुप हो गया था। अंबिका ने उसे बेड पर ठीक से सुला दिया और फिर से बोली, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। उस एक्सरसाइज से आप बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और फिर आप सबसे फाइट कर पाएंगे, और आपके डैड जो आपको ऐसे जंजीर में बांध कर रखते हैं, आप उनसे भी फाइट कर पाओगे। ओके, इसलिए आप मेरे साथ बस कल चलने के लिए रेडी हो जाना। ये कहकर वो उसे ध्यान से देखने लगी। अंबिका को लग रहा था कि अनिरुद्ध कुछ जवाब नहीं देगा, लेकिन लगभग 5 सेकंड बीते थे कि अनिरुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ओके। उसके सिर्फ एक शब्द को सुनते ही अंबिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो तुरंत खुशी के साथ बोला, थैंक यू सो मच बेटा। मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरे साथ चलोगे। ये कहकर वो उसके बालों को जैसे ही टच करने को हुई, उसी वक्त अनिरुद्ध की आवाज फिर से आई, लेकिन डैड मुझे जाने नहीं देंगे। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका के हाथ हवा में ही रुक गए, लेकिन उसने दूसरे पल मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके डैड आपको जाने देंगे। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। ये सुनते अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, अगर आपके डैडी ने कल हमें बाहर जाने से रोका तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, और आप भी मेरे साथ मिलकर उन्हें सबक सिखाना। ओके। ये सुनते ही अब अनिरुद्ध की कोई आवाज नहीं आई। लगभग 10 सेकंड के बाद अनिरुद्ध ने फिर से सिर्फ एक शब्द कहा, ओके। ये सुनते अंबिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने खुशी के साथ कहा, ग्रेट, फिर तो कल बहुत मजा आएगा। जिसके बाद फिर वो मुस्कुराकर बोली, मैंने सुना है कि आपको नींद में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं अब आपको हर रात स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आप अच्छे से सो पाओगे, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लगे तो जो सुबह उठकर आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है वो नहीं रहेगा, आप बहुत ही फ्रेश रहोगे। ये कहकर वो अब उसे बहुत ही प्यार से स्टोरी सुनाने लगी। अनिरुद्ध बस चुप आंखें बंद करे सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद है अंबिका को अनिरुद्ध की गहरी सांस महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब वो उसे ध्यान से देखने लगी और बोली, फाइनली आज अनिरुद्ध को एक अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आज वो नेचुरल तरीके से सोया है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी और धीरे से उसके माथे पर आए बालों को हटाने लगी, क्योंकि अभी तक वो उसकी आंखें ठीक से देखा नहीं पाई थी। पर वो अभी आगे कुछ कर पाती उससे पहले ही पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अंबिका के हाथ हवा में ही रुक गए और वो पीछे मुड़कर देखने लगी, जहाँ इस वक्त रुद्रांश खड़ा था। रुद्रांश को देखकर अंबिका ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और धीरे से बोली, शुश। अनिरुद्ध इस वक्त काफी गहरी नींद में सो रहा है और वो बहुत मुश्किल से सोया है, इसलिए प्लीज अभी के लिए शांत हो जाए। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, वो कभी गहरी नींद में नहीं सो सकता। वो रात को जरूर जागेगा और खुद को परेशान करेगा। ये कहकर रुद्रांश बेड की तरफ आया और अनिरुद्ध की खुली जंजीरों को देखकर उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से अंबिका को देखकर बोला, तुम्हारी फिर से हिम्मत कैसे हुई जंजीरों को खोलने की? ये सुनते ही अंबिका ने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, वो आपका बेटा है, आप उसे जंजीरों में बांध कर कैसे रख सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे के साथ ऐसे करते हुए? ये सुनते ही अब गुस्से के साथ रुद्रांश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ, क्योंकि मैं इसे जंजीरों में जानबूझकर बांध कर रखता हूँ? तुम्हारी नजरों में क्या यही इमेज है मेरी? इसके जवाब में अंबिका ने कहा,
हाँ बेशक से, क्योंकि दुनिया का कोई भी बाल ऐसे अपने ही बच्चे को जंजीर में बांध कर नहीं रखेगा। ये सुनकर अब रुद्रांश गुस्से से उसे दूर किया और अनिरुद्ध की तरफ झुकने लगा। अंबिका को समझ नहीं आया। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, मिस्टर रुद्रांश, ये आप क्या कर रहे हैं? वो जाग जाएगा, बहुत मुश्किल से सुलाया है मैंने उसे। लेकिन तभी रुद्रांश ने अनिरुद्ध के ब्लैंकेट को खोल दिया और उसके शर्ट को नीचे करके उसके गर्दन की तरफ देखकर बोला, देखो इसके गले को। ये सुनते ही अंबिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में अनिरुद्ध के गले को देखा, लेकिन उसके गले को देखते ही वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई और शॉक्ड होकर बोली, ये उंगलियों के निशान और इतने सारे स्क्रचेस के निशान अनिरुद्ध के गर्दन पर कैसे? ये सुनते ही रुद्रांश ऊपर उठा और उसे बाजू से कसकर पकड़ बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुन अंबिका ने कंफ्यूजन में कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। रुद्रांश ने दांत पीसकर कहा, कल तुमने इसकी जंजीर खोल दी थी और उसी की वजह से अनिरुद्ध खुद को मारने की कोशिश करता है, और इसीलिए मैं इसे जंजीर से बांध कर रखता हूँ जिससे कि ये खुद को नुकसान न पहुँच सके, और तुम सोचती हो कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। ये बात सुनते अब अंबिका बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसे वाकई नहीं पता था कि रुद्रांश ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अनिरुद्ध खुद को ही जान से मारने की कोशिश करता है, और ये सब कुछ सोचकर अब उसने अपना से नीचे झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर रुद्रांश, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। उसने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने उसे छोड़ दिया और अनिरुद्ध के दोनों हाथों को फिर से जंजीरों से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद उसने उसे वापस से ब्लैंकेट से कर किया। उसके सिर पर हाथ रखकर माथे पर किस करते हुए बोला, मुझे यकीन है एक दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और वो नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी जिएगा। ये सुनकर अंबिका ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वादा करती हूँ अब तो मैं अनिरुद्ध को ठीक करके ही रहूंगी। ये सुनकर रुद्रांश उसे घूरने लगा और फिर उसके कलाई को पकड़कर उसे वहां से बाहर लेकर जाने लगा। अंबिका बाहर आते ही अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ मेरे बेटे को ठीक करना है, उससे ज्यादा इमोशनली अटैच होने का नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम से उसके करीब जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि सिर्फ तुम इस घर में 365 दिन के लिए ही आई हो। 365 दिन बीते ही तुम यहाँ नहीं रुकोगी और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए मेरे बेटे से दूर रहना। रुद्रांश की ये बात सुनते ही अंबिका बिल्कुल हैरान हो गई और वो उसे सरप्राइज होकर देखते रह गई। चैप्टर 18 ट्राई टू रेप। अब आगे। रुद्रांश की ये बात सुनकर अंबिका अब गुस्से से बोली, मिस्टर रुद्रांश, वॉच योर माउथ। आई एम डॉक्टर और आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तुम जैसे हजारों डॉक्टर मेरे नीचे काम करते हैं, फिर तुम्हारी क्या औकात है मेरे आगे? इसलिए जितना कहा है उस पर ध्यान देना, मेरे बेटे से ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। बस जितना काम है वही करो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन अंबिका को अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। आज तक सबने उसकी रिस्पेक्ट की थी जस्ट बिकॉज वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, लेकिन रुद्रांश के सामने तो उसकी जैसे कोई इज्जत ही ना हो। रुद्रांश हर एक बात पर उसे बेइज्जत करता था और वो भी पता नहीं खुद को क्या समझता था। ये सब कुछ सोचते ही वो अब गुस्से के साथ आगे आई और उसने तुरंत रुद्रांश के बाजू को पकड़कर कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर रुद्रांश अग्निवंशी, आप तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आपने मुझे वाकई खरीद लिया है। करते होंगे आपके नीचे हजारों डॉक्टर काम, और मैं ये भी मानती हूँ कि आपके आगे नहीं होती होगी किसी की भी कोई औकात, लेकिन मैं उन सब से अलग हूँ। मेरा कैरेक्टर आपके कैरेक्टर से काफी बेहतर है। मैं आपके जैसे बदतमीज, घमंडी और अड़ियल दिमाग वाली लड़की नहीं हूँ। मैं अधिकतर सामने वाले की फीलिंग्स को समझती हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आप ऐसे नहीं है। आई डोंट नो आप खुद को इतना ग्रेट क्यों समझते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अमीर हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं,
तो आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, तो सुन लीजिए कि आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। क्योंकि आप पैसों से अमीर है पर दिल से आप बेहद गरीब है। क्योंकि दिल में आपके अंदर किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और मैं यहाँ कोई शौक से नहीं आई हूँ। आपने जबरदस्ती मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है और उसके बावजूद आप यहाँ मुझे अकड़ दिखा रहे हैं। यू नो वॉट, अगर मैंने खुद से प्रॉमिस ना किया होता अनिरुद्ध को ठीक करने की, तो आई स्वेर मैं अभी के अभी इस काम को लात मार कर यहाँ से चली जाती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रुद्रांश के एक्सप्रेशंस बदल गए और अंबिका गुस्से के साथ वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही रुद्रांश ने एक जोरदार पंच दीवार पर मारा और दांत पीसकर बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बात करोगी? आज तक किसी की इतनी औकात नहीं हुई कि कोई मुझसे ऐसी बातें कर पाए। और आज तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझसे ऐसी बात करके गई है। और तुम आखिरी लड़की भी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब ऐसा सबक सिखाऊंगा, इसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को यहाँ ठीक करने के लिए आई हो? मेरा बेटा तुम जैसी लड़की से तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असलियत में तुम्हारी क्या औकात है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ अंबिका जब अपने कमरे में आई तो वो गुस्से से छत पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, क्यों क्यों मैं इस घर में आई? क्यों मैंने इस काम के लिए हाँ बोला? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था उस वक्त? आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मैं इसके जैसा बदतमीज इंसान को तो ना देख पाती। ये सारी गलती खुशी की है। खुशी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे काम में ना फंसाया होता तो आज मैं किसी दूसरे बच्चे का ख्याल रख रही होती। एटलीस्ट उनके पेरेंट्स मेरी रेस्पेक्ट तो करते। यहाँ मुझे इतनी ह्यूमिलिएशन मिल रही है जितना आज तक मैंने कभी महसूस नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने गुस्से के साथ अपना फोन उठाया और डायरेक्ट खुशी के पास कॉल डायल कर दिया। कुछ देर में उधर से किसी ने कॉल पिक किया और मुस्कुराकर बोली, कैसी हो? काम कैसा चल रहा है वहां पर? एवरीथिंग इज ओके। तभी अंबिका ने दांत पीसकर कहा, तुमने मुझे क्यों फंसाया खुशी? जब तुम्हें पता था कि वो रुद्रांश अग्निवंशी कैसा इंसान है तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। अचानक से खुशी की आवाज आना बंद हो गई। अंबिका ने फिर से गुस्से के साथ कहा, खुशी तुम मेरी दोस्त थी, मैंने तुम पर यकीन किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे यकीन को ऐसे तोड़ोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अब खुशी ने कहा, अंबिका, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, आई नो मैंने तुमसे इस काम की असलियत के बारे में छुपाया, लेकिन उस वक्त साक्षी बहुत ज्यादा परेशान थी और मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कैसी हेल्प करूं। इसलिए मुझे। तभी अंबिका ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इसलिए तुमने एक दोस्त की करियर को बचाने के लिए दूसरे दोस्त की जिंदगी को दांव पर लगा दिया, राइट? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही फिर से खुशी चुप हो गई। अंबिका इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए उसने गुस्से के साथ कहा, खुशी, एक बार मैं इस जेल से बाहर निकलूं उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो कॉल कट करने को हुई, तभी उधर से खुशी ने जल्दबाजी के साथ कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने वाकई बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर उस वक्त मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेल, मैं नेक्स्ट वीक इंडिया आ रही हूँ। हम मिलते हैं और मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी जिससे तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। आई नो ये काम फ्रस्ट्रेटिंग होगा, लेकिन तुम तो इतनी अच्छी डॉक्टर हो, तुमने तो कितने सारे बच्चों को ठीक किया है, इसलिए इस काम में भी अपना बेस्ट दो। उद्धरण चिन्ह। कहते हैं ना, जब मुश्किलें ज्यादा आती है तो हमें सक्सेस भी उतनी ज्यादा मिलती है। बस हमें अपने हार्ड वर्क पर ध्यान देना चाहिए। सो प्लीज डू योर बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये सारी बातें सुनकर अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और उसने डायरेक्ट कॉल कट कर दिया। इधर खुशी ने फोन कर देखा तो उसने मुंह बनाकर कहा, खुशी बेटा, तुम तो गई। एक बार तुम इंडिया जाओ, अंबिका खुद तुम्हें जान से मार देगी। उद्धरण चिन्ह।
ये कहते हुए उसका मुंह बन गया और इधर अंबिका चुपचाप बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही अचानक से जैसे उसका अतीत उसके सामने आ गया। इतनी खूबसूरत मेरी बीवी है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। चलो आज हम दोनों सुहागरात मनाते हैं। हाँ, सुहागरात वाले दिन मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खुश करूंगा। चलो आओ मेरे पास, मेरे करीब आकर मेरे गोद में बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शेरा ने बहुत ही भद्दी मुस्कुराहट के साथ नई नवेली दुल्हन अंबिका को अपने करीब खींचने की कोशिश की। अंबिका उस वक्त डर से कांप रही थी और वो डरते हुए बोली, आप एक अच्छे इंसान नहीं है, आप एक गुंडे हैं, मुझे आपसे डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अचानक से शेरा के भाव बदल गए। शेरा ने गुस्से के साथ एक जोरदार चांटा अंबिका के चेहरे पर मारा और वो उस दुल्हन के जोड़े में ही लड़खड़ाकर जमीन पर जाकर गिर गई। उसके मुंह से हल्के से खून निकलने लगा और वो दर्द में बोली, छोड़ दीजिए मुझे, आप इस तरह मार क्यों रहे हैं मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही शेरा गुस्से के साथ नीचे झुका और उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, तेरा पति हूं मैं, तेरा फर्ज बनता है कि तू मुझे हर तरह से खुश रखे। कल मैं किसी काम से बाहर क्या चला गया, तुझे क्या लगा मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। आज तो मैं तेरे साथ सुहागरात मना कर रहूंगा। और भूल मत, तेरी शादी हुई है मुझसे, तेरे मांग में जो सिंदूर है और गले में जो मंगलसूत्र है उसे मैंने डाला है तेरे गर्दन में। फिर मैं चाहे अच्छा इंसान रहूं या बुरा इंसान हूं, बीवी तो तू मेरी ही रहेगी। इसलिए चुपचाप मेरे साथ कॉपरेट कर। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर शेरा इस तरह नीचे झुककर ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसने अंबिका के चेहरे को दोनों हाथ से पकड़ा और उसकी होठों के पास जाने लगा। अंबिका इस वक्त डर से कांप रही थी। वो तुरंत जमीन पर ही छटपटाने लगी। वो शेरा को खुद से दूर धक्का देने लगी, लेकिन शेरा पर तो जैसे हवस का नशा चढ़ चुका था। वो उससे दूर होने के बजाय उसके और भी ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अंबिका ने अपने दोनों होठों को कसकर दबा लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन तभी शेरा ने फिर से एक जोरदार चांटा उसके दूसरे गाल पर मार दिया। अंबिका इस बार दर्द में चिल्ला उठी और उसकी एक जोरदार आह निकल गई। उसके दूसरे होंठ से भी अब खून निकलने लगा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसकी आंखों में इस वक्त बेपनाह दर्द दिखाई दे रहा था। वो शेरा को देखे जा रही थी जो उसके साथ अब जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और शेरा ने उसके चुन्नी को खींचकर जमीन पर गिरा दिया और अब वो उसके लहंगे को भी खोलने लगा। ये देखकर अंबिका की आंखों में खौफ से डर आ गया। वो तुरंत अपने आप को और भी ज्यादा जोरदार स्ट्रगल करके छुड़ाने लगी। लेकिन वो जितना स्ट्रगल करती, शेरा उस पर और भी ज्यादा हावी होता। तभी शेरा उसके और करीब बढ़ पाता उससे पहले ही उसे दरवाजे से आवाज सुनाई दी, सुबह हो गई है, अब तो बहू को छोड़ दे, बाहर आ, तुझे मिलने कुछ लोग आए हैं। उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनते ही अचानक से शेरा रुक गया और अंबिका जो डर से कांप रही थी उसकी जान में थोड़ी जान आई। और शेरा गुस्से से उससे दूर हटकर बोला, अभी तो तू बच गई, लेकिन अब तू जल्दी मेरे कब्जे में आएगी। फिर मैं तुझे किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह मसल कर रख दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो उसे जमीन पर वैसे ही हालत में छोड़कर बाहर निकल गया। और इधर उसके जाते ही अंबिका जोर जोर से रोने लगी। और तभी अचानक से वो जोरदार चिल्लाए और दूसरे पल उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसने तुरंत आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। लाइट्स ऑफ थी। उसने जल्दबाजी के साथ लाइट्स ऑन किया। लाइट्स ऑन करते ही वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। इस वक्त वो पसीने से लथपथ थी और वो तुरंत अपने चेहरे को पकड़कर बोली, मुझे फिर से वही सपना आया। आखिर क्यों मेरा अतीत मुझे इस तरह से परेशान करता है। मैं अपने अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहती। आखिर क्यों। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और वो एक बार फिर से डर से कांप रही थी। लगभग 5 मिनट बाद उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर वो वापस बेड पर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कहा,
अतीत में मेरे साथ मेरे पति ने जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं अब लेकर रहूंगी। अब जब मैं इंडिया में हूँ तब मैं उनके बारे में पता लगा कर रहूंगी, और वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं इस बार जेल भेज कर रहूंगी। पहले तो उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी और एक तरह से उन्होंने ही मेरे बच्चे को मारा, और फिर उन्होंने मेरे साथ उस वक्त जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। अगर मुझे असली सच्चाई ना पता चलती और मैं वहां से ना भागती तो शायद मेरा रेप भी कर देता। उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो इन सब का मास्टरमाइंड है, और वो कौन है उसके बारे में भी मुझे अभी ही पता लगाना होगा। 2 दिन बाद मेरा वीकेंड है जब मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ, और तभी मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगी मुझे अपना काम करना होगा। वैसे भी यहाँ की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं अब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाऊंगी तभी कुछ हो पाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए उसने आखिर में अपनी आंखें बंद कर दिया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह। चैप्टर 19। ये कैसी अजीब जबरदस्ती है मिस्टर रुद्रांश। अब आगे। अगली सुबह। सुबह जब अंबिका की आंख खुली तब उसने टाइम देखा और हैरान हो गई। फिर वो जल्दबाजी दिखाते हुए बोली, ये तो सुबह के 8 बज गए, मुझे तो 7 बजे अनिरुद्ध को चेक करने जाना था। मैं ये क्या कर रही हूँ? इतना लेट मैं कभी नहीं करती। कहते हुए वो जल्दबाजी से उठी और तुरंत वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर हड़बड़ी में बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंची सामने किसी शख्स से टकरा गई। उससे टकराते ही उसने तुरंत अपना हाथ अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी गुस्से भरी आवाज उसके कान में गई, क्या तुम भूल गई हो तुम यहाँ पर मेरे बेटे के लिए आई हो, ना कि आराम करने के लिए? क्या ये वक्त है तुम्हारा सोकर उठने का? अगर तुम इसी तरह सोकर उठने वाली हो तो मेरे बेटे का इलाज कब करोगी? सुबह सुबह रुद्रांश की ऐसी बातें सुनकर अंबिका का पूरा मूड खराब हो गया, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शांति से जवाब दिया, आई एम सॉरी, ये नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। रुद्रांश गुस्से से बोला, अगर नेक्स्ट टाइम से होगा तो मैं तुम्हें इसके लिए माफ भी नहीं करूंगा। ये पहली गलती इसलिए छोड़ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। इधर अंबिका उसे जाते देख मुंह बनाकर गुस्से से बोली, ये इंसान इतना ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकता है? एक दिन मैं इसका खून कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो गुस्से से पैर पटकते हुए सीधे अनिरुद्ध के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जब अनिरुद्ध के कमरे में आई तो उसने देखा कि इस वक्त अनिरुद्ध चुपचाप बेड पर जंजीर से बंधा हुआ बैठा हुआ था। उसका सर हमेशा की तरह नीचे ही झुका हुआ था। उसे इस तरह बैठे देखकर अंबिका मुस्कुराए और बोली, अनिरुद्ध बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है आपकी? अनिरुद्ध ने इसके जवाब में कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। अंबिका को पता था कि अनिरुद्ध जल्दी से बात नहीं करता था, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट भी नहीं किया और वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके पास आकर वो प्यार से बोली, अनिरुद्ध बेटा, आपको याद है ना, आज मैं आपको बाहर गार्डन में लेकर जाऊंगी और आपको आज वॉक करना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अचानक से अनिरुद्ध के रिएक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट आया और उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, जिसे देखकर अंबिका ने तुरंत कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैं इसके लिए आपके डैड से परमिशन भी लेने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको नाश्ता करना पड़ेगा। कुछ ही देर में रमा आंटी आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही है, आप नाश्ता करोगे ना? नाश्ता का नाम सुनकर एक बार फिर से अनिरुद्ध का चेहरा नीचे झुक गया, जिसे देखकर अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अगर आप अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं तो आप स्ट्रांग कैसे बनोगे? और फिर आप अपने डैड को कैसे सबक सिखाओगे? इसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, इसलिए आपको नाश्ता भी करना पड़ेगा। ये सुनकर अब अनिरुद्ध ने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर वो मुस्कुराए और उसके बालों में धीरे से हाथ फेर कर बोली, कुछ ही देर में रमा आंटी आने वाली है, आप ब्रेकफास्ट कर लेना, तब तक मैं आपके डैड से परमिशन लेकर आती हूँ। इसके जवाब में अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से सीधे बाहर निकल गई। वो जब बाहर आई तो उसे कुछ याद आया। उसने कहा,
लास्ट टाइम मैंने स्टडी रूम की तरफ मिस्टर रुद्रांश को जाते हुए देखा था, मुझे वही जाना चाहिए। ये कहते हुए वो सीधे रुद्रांश के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वो जब स्टडी रूम के गेट पर आई तो उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अंबिका ने फिर से कहा, मिस्टर रुद्रांश, मुझे आपसे परमिशन लेना था, क्या मैं अंदर आऊं? इसके जवाब में अब जाकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, कम इन। जिसे सुनकर अंबिका का मुंह बन गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अंदर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। वो जब अंदर पहुंची तो अचानक से वो खांसने लगी। चारों तरफ सिगरेट का धुआं ही धुआं फैला हुआ था। अंबिका ने खांसते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, क्या आपको पता नहीं है स्मोकिंग हेल्थ के लिए कितना बुरा होता है? आपको इस तरह से स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो विंडो की तरफ देखने लगी, जहां इस वक्त रुद्रांश खड़ा स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी अंबिका ने वापस से कहा, मिस्टर रुद्रांश, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। इसके जवाब में भी रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा। अंबिका को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, क्योंकि रुद्रांश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो गुस्से से रुद्रांश की तरफ आई और चिढ़कर बोली, बेवकूफ नहीं हूं मैं जो आपसे पागलों की तरह बात करती रहूंगी और आप मुझे इग्नोर करते रहेंगे। तो फिर रुद्रांश ने अपने कान को हल्के से टच करते हुए कहा, क्या बोला तुमने? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ये सुनते ही अब अंबिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हुई। उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे कब से बात कर रही हूँ, आप कुछ सुन क्यों नहीं रहे हैं? तभी रुद्रांश ने अपने सिगरेट को अपने जूते के तले मसल दिया, जिसे देखकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रुद्रांश तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें ये सिगरेट दिख रही है जो अभी मेरे जूते के तले मसली जा चुकी है? ये सुनकर अंबिका ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना लिया और उसने गुस्से के साथ कहा, आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर अंबिका को ध्यान से देखकर बोला, इतनी तो समझदार हो तुम कि तुम समझ सको कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अब अंबिका पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बिल्कुल इसी सिगरेट की तरह मुझे मसल सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे आपकी तलवे चाटती फिरे। मैं हूँ, मेरा करैक्टर अलग है। इसलिए आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। और मैं यहाँ आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछने आई थी कि मैं आज अनिरुद्ध को शाम के वक्त गार्डन में वॉक करने के लिए लेकर जाना चाहती थी। तो क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनते ही रुद्रांश ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये देखते ही अंबिका के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, लेकिन क्यों? आप मुझे मेरे तरीके से काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है। उद्धरण चिन्ह। उसके जवाब में रुद्रांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, वो बाहर जाते ही काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसे लेकर कहीं भी बाहर जाओ, क्योंकि मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र है। अगर वो कहीं भी इधर उधर चला गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही अंबिका हैरान हो गई और हैरानी से बोली, मिस्टर रुद्रांश, ये मेरा काम है। मैंने इससे पहले भी बच्चों को संभाला है, आप मुझ पर पूरी तरह से यकीन क्यों नहीं करते? इसके जवाब में तो रुद्रांश ने कहा, तुमने संभाला होगा बाकी बच्चों को, लेकिन उन सभी बच्चों में मेरा बेटा सबसे अलग है। और ये बात तुम इतने दिनों में अच्छे से समझ गई होगी, इसलिए मुझसे अभी बहस मत करो। और तुम्हें जो भी करना है इसी घर में रहकर करो। ये सुनकर अब अंबिका ने अपने दांत पीस लिए और गहरी सांस लेकर बोली, ऑलराइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर उसे बाहर लेकर जाऊंगी तो वो कहीं चला जाएगा, तो मैं घर के अंदर ही उसे वॉक करवाऊंगी। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम आखिर मेरे बेटे के साथ करना क्या चाहती हो? ये सुनकर अब अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उसे और भी ज्यादा पागल बनाना चाहती हूँ। ये सुनते ही रुद्रांश की भौहें चढ़ गई। उसने गुस्से के साथ कहा, क्या कहा तुमने?
ये सुनकर अंबिका ने अब दांत पीसकर कहा, आप ऐसा सवाल ही कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं तो जाहिर तौर पर मैं उसका ख्याल ही रखूंगी ना। लेकिन आपको तो ये बात समझ नहीं आएगी, आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही समझ आता है और सिर्फ अपनी ही चलानी होती है। लेकिन देखिए मिस्टर रुद्रांश, मेरे लिए चीजों को और मुश्किल मत बनाइए। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। मैं आज उसे गार्डन में वॉक करने लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज इसकी परमिशन दे दीजिए। इससे जब वो बाहर की दुनिया देखेगा और कुछ बाहरी लोगों से मिलेगा तो उसे अच्छा लगेगा और शायद उसके अग्रेसिव नेचर पर भी कंट्रोल हो। ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा, सो प्लीज। उसकी सारी बातें सुनकर अब रुद्रांश कुछ सोचने लगा और फिर आखिर में बोला, तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम उसे बाहर लेकर जाओगी तो उसके हालात में इम्प्रूवमेंट होगी? इसके जवाब में अंबिका ने तुरंत सीरियस होकर कहा, हाँ बिल्कुल, अगर मैं उसे हर दिन वॉक पर लेकर जाऊंगी तो वो लोगों से मिलेगा तो उसे अच्छा लगेगा। वरना वो इतने दिनों से एक ही कमरे में ऐसी जंजीरों में बंद कर रहेगा तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होगी। इसलिए हमें उसे थोड़ा सा बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर रुद्रांश ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ, लेकिन याद रखना मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ से कहीं भी दूसरी जगह गया तो तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सुनते ही अंबिका की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, थैंक यू सो मच, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बहुत जल्द उसे बाहरी दुनिया से भी वाकिफ करवा दूंगी और आई प्रॉमिस मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा, वो चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। इधर अंबिका मुस्कुराते हुए अब वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसके कान में रुद्रांश की आवाज गई, मिस डॉक्टर, मुझे तुमसे कुछ बताना है। ये सुनकर अंबिका के चलते कदम रुक गए। वो नासमझी में पीछे मुड़ी और बोली, आप क्या कह रहे हैं? बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ रुद्रांश ने कहा, कल मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी तैयारियां तुम करो। ये सुनकर अंबिका कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर तभी उसे कुछ याद आया। अचानक से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मन में बोली, कल कल अनिरुद्ध का बर्थडे है और कल ही तो मेरा बेटा मुझसे 5 साल पहले दूर चला गया था। ये कैसा इत्तेफाक है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि कल का ही दिन था जब उसने अपने बेटे को खाया था और उसे पता चला था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, मेरी बातों का तुरंत जवाब दिया करो, मुझे पसंद नहीं इंतजार करना। तो रुद्रांश की आवाज सुनते ही अंबिका जल्दी से अपने होश में आई और उसने तुरंत अपने आंखों की नमी को साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं कुछ सोचने लगी थी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कल मैं अनिरुद्ध का बर्थडे बहुत स्पेशल तरीके से मनाऊंगी। इसके जवाब में रुद्रांश उसे काफी गौर से देखने लगा और बोला, तुम्हारी आंखों में ये नमी कैसे? ये सुनते ही एक बार फिर से अंबिका ने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, बस कुछ अतीत याद आ गया, ज्यादा कुछ नहीं। ये कहकर वो वहां से निकल गई और इधर रुद्रांश उसे जाते हुए बस देखता रह गया। इधर अंबिका तुरंत अपने कमरे में आई। कमरे में आते ही उसने अपने सीने पर हाथ रखा और उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो भी बिल्कुल अनिरुद्ध की उम्र का होता। कल के दिन ही मैंने उसे खो दिया था। भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। कल एक बाप अपने बेटे का इतनी खुशी से बर्थडे मनाने जा रहा है और वही मुझ जैसी बदकिस्मत माँ अपने उस बच्चे के लिए रो रही है जिसने उसे देखा तक नहीं था। मुझसे बड़ी बदकिस्मत माँ इस दुनिया में कभी कोई नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अंबिका की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे। क्या है आखिर अंबिका के बच्चे का सच? क्या वाकई मर गया है उसका बच्चा? क्या होगा कल अनिरुद्ध के बर्थडे में? चैप्टर 20, बर्थडे पार्टी एंड सेलिब्रेशन। अब आगे। कुछ घंटे बाद अंबिका अनिरुद्ध के कमरे में आई। उस वक्त अनिरुद्ध बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसे हमेशा ऐसे ही बैठे देखकर अंबिका के दिमाग में कुछ आया और वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बोली,
अनिरुद्ध बेटा, क्या आपको ड्राइंग करने का शौक है या फिर आप पढ़ाई करते हो? इसके जवाब में अनिरुद्ध ने अपना सिर हिला दिया। ये देखकर अंबिका ने कहा, पर आपकी उम्र के तो बच्चे स्कूल जाते हैं, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप तो सबसे अभी बहुत पीछे हो। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको स्कूल के बारे में बताते हैं। क्या आपको पता है कि स्कूल किसे कहते हैं और वहाँ कौन जाता है? इसके जवाब में अनिरुद्ध अभी भी अपना सिर ना में हिला दिया। ये देखकर अंबिका ने मन ही मन कहा, मुझे इसे सबसे पहले दुनिया से वाकिफ कराना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चार दीवारी में रह रहकर इसी दुनिया में ही बस चुका है। इसे नहीं पता कि बाहरी दुनिया होती कैसी है। सबसे पहले इसे स्कूल के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि अगर मैं इसे बाहर वॉक पर ले जाऊं और आगे चलकर मैं इसे स्कूल भी भेज सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ये बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अब गहरी सांस लिया और वो अनिरुद्ध के पास बैठकर बोली, अनिरुद्ध बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें स्कूल के बारे में बताऊंगी। स्कूल वो होता है जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत सारी चीज सीखते हैं। और अगर आपको भी वो सब कुछ सीखना है तो आपको भी स्कूल जाना पड़ेगा। क्या आप स्कूल जाना चाहते हो? ये सुनते ही अनिरुद्ध गुस्से से बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बस घर में रहना है। उसकी बात सुनकर अब अंबिका को समझ नहीं आया कि वो आखिर शुरुआत कैसे करे। वो कुछ सेकंड तक अनिरुद्ध को देखते रही और फिर तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, यू नो वॉट, मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक है। मैं आज आपके साथ ड्राइंग करूंगी, आप बताना कि मैं कैसा ड्राइंग करती हूँ। ओके। उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। अंबिका वहां से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो अपने हाथ में एक ड्राइंग करने के लिए पेन और पेपर ले आई और वो उसके पास बैठकर ही ड्राइंग करने लगी। अनिरुद्ध पहले उस तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन अंबिका जब लगातार ड्राइंग करने लगी तब अनिरुद्ध भी धीरे धीरे उस ड्राइंग को देखने लगा। अंबिका का सारा ध्यान अपनी ड्राइंग पर था और वो लगातार बोलकर ड्राइंग कर रही थी, अब मैंने ये घर बना दिया और इस घर में मैंने एक सन को भी बना दिया। और यहाँ से मैंने रिवर निकाला और अब हमारा ये छोटा सा घर कंप्लीट हो गया। उद्धरण चिन्ह। पर तभी अचानक से उसके कान में अनिरुद्ध की आवाज आई, पर आपने अभी तक बड्स नहीं बनाए। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका हैरान हो गई और हैरानी से बोली, क्या कहा आपने? इसके जवाब में अब अनिरुद्ध ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। अंबिका के चेहरे पर स्माइल थी। उसने मन ही मन कहा, फाइनली मैंने जो सोचा था वो हो गया। अनिरुद्ध बाकी बच्चों की तरह एक्टिव तो है, बस अब उसे नॉर्मल बच्चों की तरह बनाना है। ये कहते हुए उसने फिर स्माइल के साथ कहा, मैं तो बर्ड बनाना भूल ही गई थी। वैसे मुझे बर्ड बनाना नहीं आता, पर क्या आपको बर्ड बनाना आता है? ये सुनकर अनिरुद्ध कुछ पल तक उस ड्राइंग पेपर को देखता रहा और फिर उसने अंबिका के हाथ से पेन ले लिया। अंबिका को कुछ समझ नहीं आया और वो अनिरुद्ध को देखने लगी जो उस ड्राइंग पेपर में कुछ कर रहा था। कुछ देर में उसने उस ड्राइंग पेपर को वापस अंबिका के सामने रख दिया और अंबिका से मुंह फेर कर बैठ गया। अंबिका ने उस ड्राइंग पेपर पर देखा और उसमें उसे छोटी छोटी चिड़िया को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो प्यार से उसके बालों में पीछे से हाथ फेर कर बोली, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इस तरह की ड्राइंग तो नॉर्मल बच्चे भी नहीं बना पाते, आप तो सच में एक स्पेशल चाइल्ड हो। ये कहकर वो उस ड्राइंग को देखकर बोली, अब इस ड्राइंग को मैं आपके डैडी को दिखाऊंगी, जब वो देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अचानक से ये सुनते ही वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने झटके के साथ उस ड्राइंग पेपर को फाड़ दिया। ये देखते ही अंबिका हैरान हो गई और हैरानी से बोली, ये क्या किया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके जवाब में अनिरुद्ध गुस्से से बोला, उन्हें कुछ मत दिखाए, मैंने उनके लिए ड्राइंग नहीं की। ये सुनकर अब अंबिका ने खुद से कहा, पता नहीं इसे अपनी डैड से क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो तो इससे कितना प्यार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये सोचता है कि उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार मिस्टर रुद्रांश है। अगर ऐसी बात है तो अनिरुद्ध अपने डैड के बारे में बहुत गलत सोचता है।
एक बार ये पूरी तरह ठीक हो जाए उसके बाद मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी। ये सब कहते हुए उसने फिर गहरी सांस ली और बेड से उठकर मुस्कुराकर बोली, वैसे कल आपका बर्थडे है, तो आप मुझसे क्या गिफ्ट लेना चाहते हैं? ये सुनकर दूसरे ही पल अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से चली जाए। ये सुनकर अंबिका ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है आपको बाकी बच्चों की तरह वीडियो गेम चाहिए। मैं आपको वीडियो गेम दूंगी, फिर आप वीडियो गेम खेलना। तभी वो गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंबिका वहां से जाते हुए बोली, मुझे पता है आपको वही चाहिए, और मैं आपको वही दूंगी। ये सुनकर वो गुस्से से बेड पर रखे सामान को इधर से उधर फेंकने लगा। अंबिका ये सब कुछ देखकर मुस्कुराए और वहां से बाहर निकल गई। वो वहां से बाहर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रमा आती हुई दिखाई दी। रमा को देखते ही अंबिका ने कहा, रमा आंटी, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं कल अनिरुद्ध की बर्थडे पार्टी के लिए उसकी फेवरेट चीज में क्या बनाऊं? उसकी ये बात सुनते ही रमा ने हैरानी के साथ कहा, बर्थडे पार्टी? कैसी बर्थडे पार्टी? ये सुनकर अंबिका ने नासमझी में कहा, अनिरुद्ध की बर्थडे पार्टी, कल उसका बर्थडे है ना, तो उसकी पार्टी रखी जाती होगी इस घर में। रमा ने तुरंत कहा, ये आप क्या कह रही है मैडम? ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ, और आप गलती से भी पार्टी रखने का मत सोचिएगा। रमा की ऐसी बात सुनकर अंबिका ने कहा, लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सब कुछ ठीक है ना? इसके जवाब में रमा ने कहा, आपको नहीं पता पर छोटे अनिरुद्ध बॉस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसी दिन बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए आप गलती से भी पार्टी के बारे में मत सोचिए। उनकी बर्थडे है तो हम इसे नॉर्मल दिन की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अंबिका ने कहा, तो फिर मिस्टर रुद्रांश ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि कल बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियां मुझे करनी है? ये सुनकर अब रमा ने भी नासमझी में कहा, क्या बॉस ने ऐसा कहा? लेकिन उन्हें तो पता है कि अनिरुद्ध सर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करते, तो फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर रुद्रांश मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगी कि जो इतने सालों से नहीं हुआ वो अब होगा, और मैं उनके कल होश उड़ा दूंगी। ये सुनकर रमा ने नासमझी में कहा, मैडम आप क्या करने वाली है? देखिए मैं पहले आपको बता रही हूँ, आप अनिरुद्ध सर की बर्थडे पार्टी मत सेलिब्रेट कीजिए। वो बहुत ज्यादा परेशान करेंगे आपको, और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके जवाब में अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। ये कहकर वो वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर रमा ये सब कुछ देखकर खुद से बोली, जब से मैडम घर में आई है तब से कुछ कुछ चीज बदल गई है, और सबसे ज्यादा तो मुझे अनिरुद्ध सर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो ठीक से खाना नहीं खाते थे, लेकिन अब वो दोनों टाइम खाना खाते हैं और नाश्ता भी करते हैं। और अब तो मैडम उन्हें बाहर गार्डन में वॉक पर भी लेकर जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्द हमारे सर ठीक होने वाले हैं? ये कहते हुए रमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चली गई। शाम का वक्त हो चला था और अंबिका ने अनिरुद्ध के हाथों से जंजीर खोल दी और उसके छोटे से हाथ को प्यार से पकड़कर बोली, चलिए अब हम गार्डन में वॉक पर चलते हैं। इसके जवाब में अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। तभी अंबिका ने धीरे से कहा, अनिरुद्ध बेटा आपने अपने हेयर कट क्यों नहीं करवाए? देखिए आपके बाल कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और मुझे तो आपकी ठीक से आंखें भी दिखाई नहीं देती। ये कहकर वो जैसे ही उसके माथे से बाल को हटाने को हुई, उसी वक्त अनिरुद्ध ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़ लिया। अंबिका के हाथ हवा में ही रुक गए और वो नासमझी में बोली, क्या हुआ बेटा? तभी अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, मैंने आपको खुद को छूने के लिए मना किया था ना, तो आप मुझे बार बार क्यों टच करती हैं? मैं वॉक पर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ जो मर्जी आए वो करेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उसने शांति से बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर उसे लेकर बाहर निकली। बाहर निकलते ही अचानक से अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे देखकर अंबिका ने कहा,
आप कितने वक्त बाद बाहर निकल रहे हो, इसलिए आपको बाहर की रोशनी अभी परेशान कर रही होगी, लेकिन जब आप दिल्ली बाहर आओगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ी और सीधे गार्डन में लेकर आई। इधर सभी नौकर और रमा ये सब कुछ देख रहे थे। नौकर तो हैरान थे। तभी एक नौकर ने कहा, ये मैडम तो वाकई बहुत स्मार्ट निकली। आज से पहले कभी यहाँ पर 2 दिन से ज्यादा डॉक्टर टिक नहीं पाए, लेकिन ये मैडम तो 3 दिन से यहीं पर है, और अब तो वो हमारे बॉस को भी बाहर लेकर जा रहे हैं। लगता है वो हमारे बॉस को ठीक कर देंगे। रमा ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ मुझे भी इन पर पूरा यकीन है। इधर अंबिका अनिरुद्ध को गार्डन में लेकर आई। गार्डन में पहुंचकर उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तरह तरह के फूल हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इससे आपको फ्लावर्स के बारे में नॉलेज होगी। लेकिन अनिरुद्ध ने इन सब का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप धीरे से चारों तरफ ही देखे जा रहा था, और अंबिका उसे फूलों के बारे में बता रही थी। तभी अनिरुद्ध की नजर रोड साइड पर किसी चीज पर गई, जिसे देखकर वो सीधे उस तरफ जाने लगा। इधर अंबिका अभी भी उन फूलों में ही बिजी थी और वो खुद भी उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने कहा, इसे डेजी फ्लावर कहते हैं। डेजी फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है। ये अधिकतर हमें। ये कहते हुए जैसे ही अंबिका पीछे मुड़ी तो वो हैरान हो गई और तुरंत आसपास देखकर बोली, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बेटा कहाँ चले गए आप? ये कहकर वो तुरंत अनिरुद्ध को आसपास देखने लगी। अनिरुद्ध वहां नहीं था। अंबिका की आंखों में अब डर आ गया। उसने घबरा कर कहा, अभी तक तो यही था, अब कहाँ चला गया? ये कहकर वो तुरंत अब गार्डन के दूसरे साइड अनिरुद्ध को ढूंढने लगी, लेकिन अनिरुद्ध का कहीं कोई अता पता नहीं था। अंबिका के चेहरे पर पसीने आने लगे। उसने घबरा कर कहा, मिस्टर रुद्रांश ने कहा था कि अगर अनिरुद्ध को बाहर ले जाने पर कुछ भी हुआ तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अब तो अनिरुद्ध मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। ओ नो, कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। लेकिन एक मिनट, कहीं वो वापस अंदर तो नहीं चला गया? हाँ, मुझे एक बार अंदर भी देख लेना चाहिए। ये कहकर वो तुरंत दौड़ते हुए अंदर आई तो अंदर रमा उसके सामने खड़ी थी और नासमझी में बोली, आप अकेले क्यों आ गई? अनिरुद्ध सर कहाँ है? वो तो आपके साथ गए थे ना? रमा की ये बात सुनते ही अब अंबिका हक्की बक्की रह गई और उसने धीरे से कहा, तो क्या इसका मतलब अनिरुद्ध अंदर नहीं आया? ये सुनते ही रमा ने परेशान होकर कहा, नहीं वो तो यहाँ नहीं आए। वो तो आपके साथ बाहर गए थे ना, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही है? कहाँ गए अनिरुद्ध सर? ये सुनते ही अब अंबिका बिल्कुल शॉक हो गई। कहाँ गया अनिरुद्ध? क्या करेगा रुद्रांश अब अंबिका के साथ? क्या होने वाला है अंबिका के साथ? आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को कब चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।